हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी बच्चों को पता है कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। इसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस ये प्राप्त होगा। इवन आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे आप जाओगे, ऐप स्टोर पे, तो इन दोनों पे आप जाके देख सकोगे कि ये जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकोगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉलिटी यानी इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल और पॉलिटी में पढ़ाता हूँ। पीटी के लिए पॉलिटी और इकोनॉमी जो है वो पीटी और मेंस के लिए, ऑप्शनल हिस्ट्री और सोशियोलॉजी भी। तो टेलीग्राम लिंक है, इस लिंक से आपको क्या करना है, जाके सारे हैंडआउट प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपको जाके इंटर कर जाना है। एसपीडीएससी 10 ये कोड है, डीबीवाईटी भी कोड है। ये दोनों यू कोड में से एक कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर लेना है। इसके साथ साथ मेरे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो इसमें से आप देखोगे कि इसमें से और भी एजुकेटर है जिनसे जुड़ के पढ़ सकोगे, साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर। और इसमें से कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस करीब 16,000 से भी ज्यादा कोर्सेज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ प्लान है प्लस का, आइकॉनिक का और ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो पहले हम प्लस के अंतर्गत देखेंगे। 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है। एसपीडीएससी 10 कोड यूज करोगे या फिर डीबीवाईटी, इसमें से 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। अगर आप इस 1 माह के लिए सब्सक्राइब करते हो जिसकी फी 9,000 है, लेकिन आपको ये 10 इस कोड को यूज करोगे तो आपको मात्र 8100 रुपया पे करनी पड़ेगी। इसमें से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मीन्स आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर, ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ साथ आइकॉनिक के अंतर्गत 12 माह से 36 माह तक का ये सब्सक्रिप्शन का प्लान है। एसपीडीएससी 10 ये कोड यूज करोगे और इसका रेट भी आज से हाइक हो गया है, यानी कल से हाइक हो गया है। इसमें से आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और आपको पर्सनल कोच, ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। अगेन आपके पास ऑप्शनल, ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन है। मान लो आपने जीएस कहीं से कर लिया है, कोई इशू नहीं है, तो आप 1 मंथ से 36 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। एसपीडीएससी 10 कोड है, इसको यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकोगे। 31 ऑफ जैन को हमारा यानी कुछ कॉन्टेक्स्ट हेल्ड होने वाले हैं। जैसे कि आप देखोगे इसके अंतर्गत आप ये 45 मिनट्स 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बैट्स और 6 सेक्शंस, इसके अंतर्गत आप प्राप्त कर पाओगे कि 3 माह तक का यूपीएससी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 1 to 3rd रैंकर्स के लिए एंड 4 to 150 रैंकर्स के लिए 1000 रुपए का अमेज़न का वाउचर प्राप्त होगा। वहीं इसमें से न्यू बैचेस हमारे कुछ स्टार्ट होने को, जैसे 21 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए। तो जैसे इन बैचेस के बारे में देख लेते हैं। कुछ बाइलिंगुअल हैं, कुछ हिंदी से हैं और कुछ इंग्लिश में हैं। एंड लुक अगेन एंड बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कुछ बैचेस ये हैं और कुछ बैचेस आप देख पाओगे ये भी हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। आपको याद होगा लास्ट में जो भी मौर्य शासक हम पढ़ रहे थे ना, मौर्यन पीरियड पढ़ रहे थे, हमने ग्रीक लेखकों के अकॉर्डिंगली चंद्रगुप्त को जो भी सेंट्रोकोटस कहा जाता है और यह मौर्यन पीरियड का संस्थापक भी माना जाता है, सेल्यूकस के साथ युद्ध के बारे में बात किए थे। और ये जैन धर्मानुयायी होता है। लास्ट में ये जैन धर्म को फॉलो करते हुए श्रवण बेलगोला चला जाएगा और चंद्रगुप्त क्या होगा कि संलेखना विधि के माध्यम से जैनिज्म को फॉलो करते हुए स्वर्ग सिधार जाएगा। इससे सेल्यूकस से जो युद्ध है इसके बारे में हमने डिटेल से बात करी थी। चंद्रगुप्त का जो विस्तार मतलब कर रहे थे, तो इसके बारे में डिटेल से हमने कल के लेक्चर में बात करी थी। और फिर इसके बाद हमारा नंबर आया था, हमने विदेशी संबंध भी देखे थे। विदेशी संबंध में सारी चीजों को बारे में डिटेल से बात किया था। फिर अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में, साथ में कलिंग युद्ध और जो अशोक के अभिलेख है उनके भी बारे में बात की थी। साथ ही साथ अब हमें अशोक का धर्म, विदेशी संबंध और साथ में हमें वास्तविक समय और इसमें जो डिफरेंसेस हैं रियल टाइम में और जो रिक्त समय है इसमें थोड़ी सी हमें बात करनी है। तो आज हम अशोक का धर्म, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अशोक के बारे में ही बता रहा था, तो चलो एक चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे प्रारंभिक जीवन की बात करें
तो बौद्ध परंपरा के अकॉर्डिंगली अशोक का जो क्रेडिट है वो काफी खराब होता है। प्रारंभिक जीवन में इनको काला सूप, चंदा सूप जैसे नाम दिए जाते हैं, ऐसे इनको पुकारा जाता है बौद्ध परंपराओं के अकॉर्डिंगली। कहा जाता है कि अशोक ने अपने करीब 99 भाइयों को मार दिया, लेकिन ये भी डेटा एग्जैजरेटिंग है क्योंकि कुछ आगे आने वाले साहित्यों में इसके परिवारों की भी चर्चा मिलती है, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि दिस वाज़ अ मिथ। ठीक है, ये पूरी तरीके से मिथ था। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो अशोक का कलिंग पे युद्ध और अशोक का दिल पसीज जाएगा, तो अशोक फिर कहेगा कि अब भेरी घोष नहीं होगा, अब धम्म घोष होगा, अब शांति के रास्ते पर अशोक चल पड़ेंगे। ठीक है? फिर आप कलिंग पर विजय प्राप्त करने के कुछ कारण मैंने बताए थे। ये देखो सदर्न इंडिया अगर मूव करना है तो एक प्रकार से ये एक उस दरवाजा भी हुआ करता था और इस क्षेत्र में उस समय धन धान्य से पूर्ण था, तो ये भी कारण होता था। वहीं अशोक के अभिलेखों में मैंने आपको बताया था कि जो अशोक के अभिलेख हैं, कुछ शिलालेख हैं जो कि बड़ी-बड़ी पहाड़ियों पर उसे उकेरा गया है, कुछ लघु शिलालेख है, बृहद स्तंभ लेख है, इनको कल के क्लास में हमने डिटेल से बात की थी। साथ ही साथ स्तंभ लेख और पृथक लेखों के भी बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अशोक के 4 अभिलेख जो उनका मूल नाम मिलता है, बाकी के अभिलेखों में जो उनको देवा नाम प्रिय यानी देवा नाम प्रिय अर्थात देवताओं का भी बताया गया है। तो यहाँ तक आपने चीज़ों को देखा था। अब आज आपको यहाँ से यानी अशोक का धम्म अर्थात धम्म की नीति क्या है, धर्म की नीति क्या है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखो जो अशोक का धर्म है, ये जो अशोक की धम्म की जो नीति है, जरा इसमें ध्यान दीजिएगा। अशोक ने अपने साम्राज्य भर में बड़ी संख्या में अभिलेखों को जारी करवाए। ठीक है, इनके जो अभिलेख थे वो जनता के लिए कई प्रकार के संहिताएं थी। इनको कोडिफाई करवा करके ये जनता से अपील कर रहे थे, जनता को निर्देश दे रहे थे, अपील कर रहे थे और ये इसमें से लगातार आप देखोगे कि जितने भी अभिलेखों में कहीं न कहीं अशोक निर्देश देते हुए या फिर अपील करते हुए देखे जाएँगे। ठीक है? इसमें से जैसे कि कुछ अपील करते हैं जनता से, कुछ ये संहिता मतलब क्या होता है? देखो जो अशोक होते हैं ना, एक्चुअल में जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी भारत में लगातार मांग बढ़ती जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो सिविल कोड मतलब जो लोगों के आचार व्यवहार, लोग कैसे जिएंगे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, इसके लिए कुछ कोडिफाई करवा करके और संहिताओं को अशोक अपील जारी करते हैं। कहते हैं अशोक के अभिलेखों में कहा जाता है कि आपको अपने माता-पिता यानी लोगों को अपने माता-पिता की आज्ञा माननी चाहिए, जैसे कि उनके माता-पिता कहते हैं उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। साथ ही कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं यानी ब्राह्मणों और श्रवणों जो कि श्रवण यानी घुमक्कर साधु संत होते थे, इनका हर एक व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए और नौकरों जो कि नौकर और दासों से उचित व्यवहार करना चाहिए। जब आगे में अब आगे हम अशोक यानी मॉडर्न पीरियड का जो सोसाइटी देखेंगे, समाज देखेंगे, सामाजिक स्थिति देखेंगे, तो वहाँ ज्ञात होगा कि देखो यहाँ दासों की बात कर रहे हैं, अशोक कह रहे हैं कि दासों के साथ उचित व्यवहार करना है। मतलब क्या है? कि समाज में दास प्रथा और नौकरी मतलब नौकर और दास रखे जाते थे। तो इस वजह से अशोक यहाँ कह रहे हैं कि भैया इनके साथ आप उचित अच्छा व्यवहार करो, इनको आप आउटसाइडर की तरह मत ट्रीट करो, एज़ अ घरेलू मेंबर की तरह इनके साथ ट्रीट करो। अशोक कहते हैं कि अकारण किसी के धर्म की निंदा नहीं करो। किसी भी कोई भी धर्म बुरा नहीं है, कोई भी धर्म फॉलो करो, किसी भी धर्म की निंदा नहीं करना है। आपको अगर आप अपने धर्म का ठीक है प्रोपोगेट कर सकते हो, फैला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको जो अपने धर्म को फैलाना है वो किसी के धर्म की निंदा करके नहीं। जैसे कि आज आप देखोगे जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 टू 28 इसमें से जो कि पार्ट 3 के अंतर्गत जो धर्म का धार्मिक अधिकार है कहीं न कहीं इसी की बात करता है, यानी धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। तो अशोक भी इस समय कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष प्रतीत होते हैं। जब हम सामाजिक स्थिति देखेंगे, धार्मिक स्थिति पढ़ ही रहे हैं, तो कहीं से ये आइडिया लगेगा कि अशोक कह रहे हैं कि किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी है और आपको अपने धर्म का जितना सम्मान करते हो उतना सम्मान हर एक धर्म का करना है।
वहीं लोगों को कहते हैं अशोक कि जीव हिंसा से परहेज करना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए और अधिक धन का संचय भी नहीं करना चाहिए, यानी मितव्ययी होना चाहिए, इसमें से अधिक धन का संचय संचय नहीं होना चाहिए। अब इन सारी चीजों को देखा, अशोक अपने अभिलेखों में कहता है, ये अभिलेख में इन सारी चीजों को, इन आचार व्यवहारों को, इन कोडिफिकेशंस को, इन संहिताओं को, यह सिविल जो निर्देश है, इन सभी निर्देशों को अशोक अपने इन अभिलेखों में इनको धम्म कहता है। ये क्या कहता है अशोक? धम्म कहता है, अर्थात धर्म कहता है। इसी को लेकर के आधुनिक इतिहास के जो विद्वान हैं, इनके बीच कहीं न कहीं बहस छिड़ जाती है। अब बहस के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि जो बहस छिड़ जाती है, तो कुछ विद्वान अशोक के धम्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव और कुछ ब्राह्मण धर्म के प्रभाव को बताते हैं। साथ में कुछ विद्वान कहते हैं कि अशोक कहीं न कहीं विदेशियों से भी प्रभावित होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो हमें ओवरऑल सारी चीजें निकल के आएंगी, तो आप देख पाओगे कि इसमें से सारे धर्मों की जो अच्छी बातें हैं, अशोक अपने धम्म के माध्यम से लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, तो देखते हैं कि अशोक का जो धम्म है, वो किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। साथ ही इसमें से धर्म की जो पश्चिमी परिभाषा से थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड है और धर्म के मूल में यहाँ ईश्वर, कर्म कांड आदि को महत्व दिया गया है। जबकि भारतीय परंपरा में धर्म से आशय कर्तव्य पालन, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी है। बल्कि आप देखोगे कि पश्चिमी जो विचारधारा है, यहाँ धर्म के सेंटर में ईश्वर और कर्म कांड है। लेकिन अशोक क्या कह रहे हैं कि अशोक फिर भी कहीं ना कहीं इसमें मध्यम मार्ग निकाल रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि अशोक कहीं ना कहीं जो बौद्धिज्म, जैनिज्म ये फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी को आगे फॉलो कर रहे हैं। अशोक का जो धर्म है, वो भारतीयता की इन सूत्रों को काफी नजदीक ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि अगर धर्म की बात करें तो एक दृष्टिकोण से सभी धर्मों का सार है, ये समरी है और ये आचार संहिताएं, मतलब एक प्रकार का ये कोडिफिकेशन दिखाई देता है। जैसे कि ईश्वर, कर्मकांड आदि से परे मानवतावादी स्वरूप ग्रहण करता हुआ अशोक का धर्म दिखाई देता है, क्योंकि अशोक ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं मानव की, यानी रक्षा और मानव की उन्नति के लिए, मानव की समाज की उन्नति के लिए आगे ये वो प्रपोज कर रहे हैं। जबकि देखोगे राजनीति, इसमें से धर्म का स्वरूप राजनीति, धर्म का जो स्वरूप राजनीति अवश्य है, क्योंकि शासक इसके माध्यम से राजनीतिक एकीकरण लाने की कोशिश करता हुआ दिखाई अवश्य देता है। लेकिन आप देखोगे जो अशोक की धर्म में अपनी मौलिक देन है, इसमें खुद की मौलिकता है, खुद के विचार हैं और एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ अशोक के विदेशी संबंधों के बारे में बात करें, तो देखो अशोक के जो पहले जो मॉडर्न पीरियड के कुछ शासक होते हैं, तो कई लोगों के विदेशी संबंध होते हैं और खास अच्छे मजबूत संबंध देखे जाते हैं। वहीं भारत का पश्चिमी देशों से संबंध की बात करें, तो जो अशोक का ये जो 13वां शिलालेख है, इससे जानकारी मिलती है कि अशोक सीरिया के एंटियोकस सेकंड, मिस्र के टॉलेमी फिलाडेल्फिया और मकदूनिया के एंटिगोनस और सीरेन के मगध और एपियारस यानी यूनान के अलेक्जेंडर से इनसे संबंध होते हैं अशोक के। ठीक है, इसके साथ साथ भारत और म्यांमार संबंध के बारे में बात करें, तो अशोक ने म्यांमार में सोन और उत्तरा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजते हैं। इसके साथ साथ बात करें भारत में नेपाल संबंध के अशोक पीरियड के टाइम में, तो नेपाल से अशोक के अच्छे संबंध देखे जा सकते हैं, क्योंकि नेपाल में एक स्तूप की स्थापना कराई जाती है। वहीं बौद्ध स्रोतों से भी पता चलता है कि अशोक ने अपनी एक पुत्री चारुमती का जो विवाह नेपाल के राजा से करवाते हैं, चारुमती का विवाह। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं इनके जो संबंध हैं, वो नेपाल से काफी अच्छे थे। अब अशोक के कुछ जो सक्सेसर हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी जो 2 से 32 से 185 बीसी तक, तो आप इनके उत्तराधिकारियों के बारे में अगर बात करें, तो अशोक के जो बाद, आफ्टर ऑल अशोक के बाद मॉडर्न पीरियड 2 भागों में प्रॉपर्ली बट जाएगा। लगभग 50 वर्षों के भीतर ही एक विशाल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने को दिखेगा। तो एक पश्चिमी क्षेत्र कहलाएगा होगा और एक पूर्वी क्षेत्र होगा। पश्चिमी क्षेत्र की जो राजधानी होगी ये उज्जैनी, पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उज्जैनी। पश्चिमी क्षेत्र में आप जैसे देखोगे कि कुछ राजा संप्रीति नामक शासकों की चर्चा मिलती है। वहीं पूर्वी क्षेत्र की जो राजधानी पाटलिपुत्रा होती है, जो कि आज पटना को ही पाटलिपुत्रा, पटना में एक क्षेत्र है। वहीं दशरथ जैसे महत्वपूर्ण शासक इस क्षेत्र में राज करेंगे। 185 बीसी में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त
और उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर देंगे और इसी के बाद मॉडर्न पीरियड का धीरे से पतन हो जाएगा, क्योंकि जो बृहदत्त हैं वो अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके बृहदत्त की और अपना यानी जो शुंग वंश की स्थापना करेंगे। अब मौर्य राजनीति और प्रशासन देख लो, तो मौर्य राजनीति का जो स्वरूप है मूलतः केंद्रीकृत दिखाई देता है। क्या है? यहाँ जो केंद्रीकृत दिखाई देता है, जैसे कि आज के अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटक तक के क्षेत्र को एक भारी भरकम प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत कंट्रोल किया जाता था। साथ ही साथ प्रशासन का जो ढांचा आकृति मतलब एक जैसे कि पिरामिडाकार श्रेणीबद्ध तरीके से था। मतलब इसमें से हायरार्की सिस्टम फॉलो होता था। सच एज हायरार्की सिस्टम मतलब कि आप जैसे देखो कि ऊपर से नीचे तक आप जैसे कि ऊपर सुपीरियर पहले राजा, फिर उसके अधिकारी, फिर उससे नीचे के अधिकारी, ये ऐसी सारी चीजें फॉलो करी जाती थी। ठीक है? अब देखो, केंद्र में सभी शक्तियों से युक्त मौर्य सम्राट उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद और अन्य विभागों की भी क्या करते हैं, लगभग 30 विभागों की चर्चा मिलती है। प्रशासन का आगे बंटवारा प्रांतों में कर दिया जाएगा, जैसे कि 5 प्रांतों की बात करी जाती है। यहाँ सीधे केंद्र से गवर्नर भेजे जाते थे, जिनको कुमारामात्य कहा जाता था, इनकी नियुक्ति करी जाती थी। हालांकि कभी-कभी दरबार के बाहर के लोगों को भी गवर्नर बनाया गया, जैसे कि पश्चिमी प्रांत में कल भी मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर जो पुष्यगुप्त और अशोक का यमन ग्रीक गवर्नर तुषार के, ये बाहरी आउटसाइडर हुआ करते थे। ठीक है? इसके बाद प्रशासन में आगे मंडल प्रशासन आएगा, मतलब जैसे प्रांत आया फिर आएगा मंडल प्रशासन। जैसे आज भी कई जिलों को बनाकर मंडल प्रशासन होता है, जो कि उसमें से मंडलायुक्त होता है। फिर जिला प्रशासन, जैसे जिला में आज भी जिले में आप देखोगे कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, फिर नगर प्रशासन और फिर ग्रामीण प्रशासन। ये ऐसा ढांचा, मतलब पहले सेंट्रल होगा, फिर इसमें से प्रोविंस होगा, फिर उसमें से इसी तरह मंडल होगा, फिर जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, एक हायरार्की फॉलो करी जाएगी। ओके? अब देखोगे केंद्रीय प्रशासन, जैसे कि वैसे सेम मैंने बताया, केंद्रीय प्रशासन में जो राजा होगा और उसकी मंत्री परिषद होगी, फिर कुछ विभागाध्यक्ष अर्थात उच्च अधिकारी होंगे। प्रांतीय प्रशासन में आप देखो 5 प्रांतों की बात, उत्तरापथ में तक्षशिला, दक्षिणापथ में स्वर्णगिरी, पश्चिम प्रांत उज्जैनी और पूर्वी प्रांत में पाटलिपुत्रा, कलिंग जो इसकी राजधानी ये राजधानी है, ध्यान रखिएगा। उत्तरापथ की जो राजधानी है ये तक्षशिला है, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी है, पश्चिम की उज्जैनी है, पूर्वी की पाटलिपुत्रा है, कलिंग की तोसली ये राजधानी है। ठीक है? तो ये 5 प्रांतों की क्या होती है, इसमें से 5 प्रांतों की चर्चा मिलती है। फिर इसके बाद जो प्रशासन होगा मंडल प्रशासन, इसका जो चीफ होगा प्रदेष्टा कहलाएगा। जिला प्रशासन, इसमें से कुछ अधिकारी होंगे डीएम, जैसे जैसे इसको आज का जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ये समाहर्ता। फिर रज्जुक जिला जज, जैसे ये रज्जुक जो जज होता है, और ये जो युक्त है यहाँ एसपी जैसा होता है। फिर नगर प्रशासन में महापौर, जैसे कि नागरक कहा जाता था, और ग्रामीण प्रशासन में ग्रामिणी, ठीक है, जैसे कि मुखिया। मौर्यों के तहत एक विशाल साम्राज्य आता है। क्या ऐसे विशाल साम्राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण सर्वत्र एक जैसा ही हो सकता है? कुछ जगह प्रशासन जो सक्षम नहीं था, अर्थात मौर्य साम्राज्य में जो केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी क्या स्थिति थी, थोड़ा सा इसको भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से जैसे कि कुछ हिस्टोरियंस हैं, जैसे कि कुछ हिस्टोरियंस के बारे में आगे बात करेंगे कि क्या क्या बोलते हैं इस रिगार्डिंग। जैसे महानगरी राज है, तो मगध के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ पे मौर्य सम्राट, उच्च अधिकारी, सेना आदि का जमावड़ा बना रहता था, यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा नियंत्रण देखा जाता था। और फिर केंद्रीय राज, मतलब ये ऐसा समझ सकते हो, इसके अंतर्गत जो ये सारी चीजें हैं, ये प्रशासन के अंतर्गत। यहाँ से आप पहले देखो, यहाँ से देखो, मौर्य के तहत एक विशाल साम्राज्य आता था। ऐसे विशाल साम्राज्य में जो प्रशासनिक नियंत्रण करना, थोड़ी से कहीं ना कहीं इसको समग्र रूप से देख पाना मुश्किल होता था। तो इसके चलते इसमें ये देखा जाएगा कि केंद्रीकरण था या विकेंद्रीकरण था, मौर्य प्रशासन एक्चुअल में किस चीज को लीड कर रहा था, इसे देखना है। जैसे कि सीमावर्ती क्षेत्र, फिर केंद्रीय क्षेत्र, तो इस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब जैसे ये एमपी है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे कि आज का महानगरी एरिया हो गया। सीए यानी कोर सेक्टर एरिया, केंद्रीय क्षेत्र हो गया।
और ये सीमावर्ती राज्य हो गए। ठीक है, तो जैसे कि आप ये यहाँ पे ये क्या होगा, ये केंद्रीय क्षेत्र हो गए। ठीक है, इसमें से जो ये पीए यानी जो सीमा क्षेत्र, जैसे कलिंग, ये इसमें से ये हो गया, और मगध ये क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया। तो तक्षशिला और कलिंग के विद्रोह सीए में होने के कारण दबा दिया गया, क्योंकि इसमें से ये कहाँ पे था, सेंट्रल कोर में था। तो यहाँ जो भी विद्रोह वगैरह होंगे इस कोर में यानी कोर सेक्टर में, केंद्रीय क्षेत्र में वो दबा दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कलिंग के आसपास से आटविक जनजाति निवास करती थी। अब महानगरीय राज्य, तो मगध के आसपास का जो क्षेत्र होता था इसमें मौर्य सम्राट और उच्चाधिकारी सेना आदि का जमावड़ा बना रहता था। यहाँ नियंत्रण सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि इस क्षेत्र में जो धन दान से परिपूर्ण था, और साथ में इन जो मॉडर्न पीरियड के जो उच्चाधिकारी अर्थात राजा, इन्हें इस क्षेत्र को खोने का भी इन्हें डर होता था। केंद्रीय राज्य की वही जो कि आप कोर एरिया, ये वैसा क्षेत्र होता था जहां पर जो नियंत्रण है वो मेट्रोपॉलिटन जैसा नहीं होता था। इसमें सेना और अधिकारियों के दम पर राज्य इस पर क्या करता था, हर संभव नियंत्रण की कोशिश करता रहता था। जैसे कि जो तक्षशिला का क्षेत्र है और कलिंग वाला क्षेत्र है, क्योंकि यह ऐसा एरिया था, ये कोर एरिया में, तो इसमें से अगर कोर एरिया चला जाएगा तो ऑब्वियस है, फिर समझ रहे हो कि सब कुछ चला गया है ना। अब समीपवर्ती राज्य, जैसे कि ये वैसे क्षेत्र है, वैसे एरिया हुआ करते थे जहां पर सबसे कम नियंत्रण देखा जाता था। इसके अंतर्गत जैसे कि आटविक जनजाति की बात करें तो आटविक जनजाति का इलाका जो कि आज का डाहल क्षेत्र जबलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। यहाँ राज्य मुश्किल से नियंत्रण में रखा जा सकता था। यहाँ केवल संसाधन की दोहन की नीति रखी जाती थी इन राजाओं के द्वारा, और इसमें से कोशिश किया जाता था कि थोड़ा बहुत हमारा कंट्रोल बना रहे। वहीं इसमें से एक विशाल साम्राज्य में केवल एक केंद्रीकरण की ही नीति प्रशासन चलाने में सक्षम पॉसिबल नहीं हो सकती थी। इसमें से मौर्यों ने इसके कुछ उदाहरण भी दिखाई देते हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चन क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मौर्य अर्थव्यवस्था। तो थोड़ी सी चलो देखो कि कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और श्रेणी व्यवस्था, इसका मतलब क्या है। देखो, जो कृषि, सीता भूमि, और जो उद्योग में तो नमक का, खान का, शराब का, जंगल, ये देखेंगे कि इसमें से उद्योग से कौन कौन, व्यापार और वाणिज्य। तो राज्य द्वारा जो सीता भूमि राज्य की निजी भूमि होती थी। ठीक है, जो राज्य की निजी भूमि होती थी, इस पर सीताध्यक्षों के माध्यम से कृषि कराया जाता था और राज्य ही इसकी सारी चीजों को रखता था। वहीं उद्योगों पर जो उद्योग थे, इंडस्ट्रीज पे पूरा कंट्रोल होता था। निजी लोगों का यहाँ प्रवेश वर्जित था, जैसे कि नमक पर, खान पर, शराब पर और जंगल। ठीक है, साथ ही साथ व्यापार में हर जगह अधिकारी तैनात होते थे, जैसे कि माप अधिकारी, तौल अधिकारी और बिक्री अधिकारी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यापार वाणिज्य को भी कंट्रोल किया जाता था। अब मौर्यकालीन समाज के बारे में बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था पूर्व की तरह जारी रहती है। यहाँ भी वैसी वर्णिक व्यवस्था होगी। मेगस्थनीज यहाँ 7 जातियों की बात करते हैं, कहते हैं कि 7 जातियों में दार्शनिक, फिर किसान, शिकारी या पशुपालक, शिल्पी, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और गुप्तचर, और अमात्य तथा पार्षद। वहीं दास प्रथा पहले जैसी ही विद्यमान रहती है, क्योंकि दास प्रथा विद्यमान है तभी तो अशोक कह रहे हैं ना दासों और नौकरों के साथ अच्छा सा व्यवहार करो। और स्त्रियों की स्थिति में भी मतलब पूर्व की भांति स्त्रियों की स्थिति भी बरकरार रहती है। मौर्य संस्कृति, मौर्य कला के बारे में बात करें तो देखो, राजकीय कला और लोक कला। तो राजकीय कला में चंद्रगुप्त का राजप्रसाद महल, स्तूपा, गुफाएं, अशोक का स्तंभ, और लोक कलाओं में हम देखेंगे कि जैसे यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, मृण मूर्तियां और धौली का हाथी। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है। जो इसकी मॉडर्न पीरियड की ये जो कला है, तो इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और राजकीय कला के बारे में देखो चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद का महल है, आज का जो पाटलिपुत्र कुम्हार नामक स्थान पे है, यहाँ खुदाई द्वारा डीएस स्थूनर 80 पाषाण स्तंभों का निचला हिस्सा ठूठ प्राप्त होता है, निचला हिस्सा ठूठ के रूप में। इस आधार पर कुछ विद्वान इसे चंद्रगुप्त का राजमहल भी बतलाते हैं, और ऐसा फील होता है, लगता है कि महल को पाषाण स्तंभों के माध्यम से लकड़ी के प्रयोग को काष्ठ कला के द्वारा बनाया गया होगा। जैसे कि फाहियान और वेनसांग ने भी मौर्य के इस महल की चर्चा करते हैं और काफी वैभवशाली बतलाते हैं। इसके साथ साथ साइमल्टेनियस, इन्हीं के साइमल्टेनियस जो ईरान के सूसा
यानी ईरान के सूसा और एक बतना में भी ऐसे बड़े-बड़े कुछ राजप्रसाद महल देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर कुछ विद्वान हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं, मौर्यों को इस राजप्रसाद पर ईरानी कला का प्रभाव बतलाते हैं। ठीक है, मौर्यों का इस राजप्रसाद पे ईरानी कला का भी प्रभाव बतलाते हैं। स्तूपाच की बात करें, स्तूपाच में देखो कि जो बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, इसमें से अशोक द्वारा निर्मित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से जैसे कि सांची का स्तूप, धर्मराज का तक्षशिला और इसमें से और भी कुछ प्रमुख स्तूपास हैं। वहीं गुफाओं की अगर बात करें तो चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया जाता था। प्रारंभ में जो भारत में सर्वप्रथम मौर्यों ने ही ये जो गुफाएं हैं यानी चट्टान को काटकर बनाना शुरू किया। आज के गया बिहार में ये बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों पर मौर्यों के खासकर अशोक और दशरथ ने कुल 7 गुफाओं का निर्माण करवाया और ये गुफाएं आजीविकों को दान में दिया था। बराबर पहाड़ी पर अशोक ने कुल 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनके नाम है सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि तथा कर्ण चौपर। और इसी प्रकार नागार्जुनी पहाड़ी पर दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं यानी वहिका, बड़थिका और गोथिका। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन पीटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो हमारा कोर्स है ये कोर्स चल रहा है ये पीटी के लिए मात्र है, ये ऑप्शनल तो ऑलरेडी मैं पढ़ाता ही हूँ। ऑप्शनल के लिए हम देखेंगे जैसे कि लाइव हमारी क्लास होती है और जीएस के जो मेंस के लिए उसके लिए भी, लेकिन ये मात्र पीटी के लिए है। अशोक का स्तंभ की अगर बात करें और सभी एग्जामों के लिए अशोक के स्तंभ तो देखो अशोक के जो बहुसंख्यक संख्या में पाषाण स्तंभों को जारी किया जाता है। ये स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अशोक के स्तंभों को कला के स्तर पर यानी 4 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। जैसे कला के तहत 4 भागों की अगर बात करें तो इसमें से जैसे कि आप ये कह सकते हो कि यष्टि अर्थात दंड जिस पे खड़ा हुआ है। दूसरा ये कमल, आप देखोगे तो कमल बना हुआ है इस पे, है ना। और फिर ये पीढ़िका और यहाँ पे शीर्ष पे जानवर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें से ये जो जैसे कि एकाश में चुनार का बलुआ पत्थर और ये पॉलिश, तो इस पे ये पॉलिश की हुई है, ये ऐसे बना हुआ है। इसके साथ साथ देखोगे मौर्य स्तंभों में विदेशी प्रभाव की जांच की अगर बात करें तो कुछ हिस्टोरियन स्तंभों पर ईरानी स्तंभों का भी क्या प्रभाव देखने को प्रभाव बतलाते हैं। इसके लिए कई सारे तर्क दिए गए हैं, जैसे कि मान लो कि इन्हीं के साइमल्टेनियस ईरान की कला पहले है और साथ ही साथ मौर्यों ने भी ईरानियों की भांति स्तंभ के शीर्ष पर जानवरों की मूर्तियां भी स्थापित करी, क्योंकि इसी टाइम इनसे पहले जो ईरानी थे वो अपने जो पोल पे स्तंभ पे पिलर पे ऊपर जानवरों की मूर्तियां बनाते थे। तो इस वजह से कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम इस कला को ईरानियों से अडॉप्ट किया है। वहीं मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर कमल ना होकर के ईरानी घंटा होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड बताता है। वहीं विद्वानों का एक दूसरा वर्ग भी है मौर्य स्तंभों पर ईरानी और विदेशी प्रभाव को नहीं मानता है। उनके भी कुछ तर्क हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि देखो अशोक के जो स्तंभ है ये एकाश है यानी मोनोलिथिक है, ये एकाश है। संपूर्ण स्तंभ में कहीं भी कोई जोड़ नहीं है, कहीं जोड़ नहीं है। वहीं जो ईरानी स्तंभ है वो टुकड़ों में जोड़कर बनाए गए हैं और उसमें से बांसुरी नुमा छिद्र भी प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ये भारत में जो स्तंभ है पिलर है अशोक के, मान लो जैसे कि इस पत्थर को काट के कोई जुड़ाव नहीं है, इस पत्थर को काट के डायरेक्ट बनाया गया, बल्कि ईरान में इस पत्थर को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को लेकर के आप जैसे नंबर 2 की बात करें तो अशोक के स्तंभ स्वतंत्र संरचनाएं हैं, जबकि ईरानी स्तंभ भवनों के भाग के रूप में बनाए गए हैं। वहीं अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर घंटा ना होकर के उल्टा कमल ही है, घंटा ना होकर के उल्टा कमल ही है, जिसकी जो पंखुड़ियां बनाई गई हैं, स्तंभ पर जो जानवर हैं उन जानवर को भी बनाया गया है। इस वजह से कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं ये ईरानी कला से संबंधित नहीं है। अब आप इसमें से जैसे देख सकते हो ये ईरानी स्तंभ हो सकता है, ईरानी स्तंभ है, ये जोड़ जोड़ के क्या किया गया है, बनाया गया है। हाँ?
ओके। इसके साथ साथ थोड़ी सी हम इसका इवेल्युएशन की बात करें तो मौर्य स्तंभों पर प्रभाव को तार्किक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हम प्रोबेबली ये कह सकते हैं कि ईरानियों ने मौर्यों को पहले स्तंभों का निर्माण कराया। बेशक उसमें कोई शक नहीं है, पहले एक्चुअल में इनके यहाँ स्तंभों पिलर्स का निर्माण कराया गया, लेकिन जो मौर्य स्तंभ हैं वो ईरानियों के स्तंभ से आधा-धुंध नकल नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि हमारे जो शिल्पी हैं ईरानियों का नकल किए हों, लेकिन पूरी तरीके से उसको नकल नहीं किया गया है, कॉपी नहीं किया गया है। क्योंकि हमारे जो पिलर्स हैं, इन स्तंभों का कुछ न कुछ आप देखोगे कुछ इसमें से डिफरेंशिएटेड हैं। कैसे डिफरेंशिएटेड हैं कि हमारे जो स्तंभ हैं वो एकास हैं, लेकिन ईरानियों के स्तंभ जुड़े-जुड़े एक लेयर पे बने हुए हैं। ठीक है? वहीं ईरान से भारत के संबंध भी थे, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, तो ऑब्वियस है जो सांस्कृतिक प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही, और कुछ प्रभाव उनका भी हम पे पड़ा होगा, और कुछ प्रभाव हमारा भी उन पे पड़ा होगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन है आपको, अगर कोई ये क्वेश्चन सबमिट करिएगा, लिख के कोशिश करिएगा कि मौर्य कला पर प्रकाश डालिए। क्या आप मानते हैं कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव है? उदाहरण देते हुए समझाइए 200 शब्द में, उदाहरण देते हुए समझाइए। ओके। अब लोक कला, जरा लोक कला पे फोकस करो। देखो, लोक कला क्या है? मौर्यों के तहत आम लोगों से संबंधित कला के तमाम नमूने भी प्राप्त होते हैं। इससे जैसे कि दीदारगंज पटना में ही पड़ता है। इसमें से चामरग्राहिनी, यक्षनी और यक्ष, ठीक है, परखम मथुरा की यक्ष प्रतिमा कला में काफी बेहतर और उन्नत किस्म की माने जाती हैं। इसी प्रकार जैसे कि धौली की पहाड़ी, जो उड़ीसा को काटकर आम लोगों द्वारा एक हाथी बनाया गया है, जो कि काफी रोचक दिखता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। इन मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण है? मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बेहतर सारा सब कुछ व्यवस्थाएं सब, लेकिन कुछ तो कारण होंगे पतन के। आखिर इसका पतन क्यों हुआ? आप देखोगे 321 से 185 तक इसका टाइम पीरियड होता है। अशोक का उत्तरदायित्व तो इसमें से ब्राह्मण विरोधी कहा जाता है इनकी नीति, जैसे कि एचपी शास्त्री कहते हैं कि जो अशोक है उस समय जो ब्राह्मण धर्म है कहीं न कहीं वो रन कर रहा था, और इनकी नीति ब्राह्मण विरोधी होने के चलते ब्राह्मण जो धर्म है धीरे-धीरे इसको कमजोर बना देता है। और शांति की नीति भी राय चौधरी कहते हैं कि जो देखिए, जैसे कि आपको याद होगा कि इससे पहले जो कौटिल्य अर्थात चाणक्य कहे गए हैं कि शांति की नीति से तो संभव नहीं है देश को मतलब राज्य को चला पाना। उनकी 7-8 वो नीतियाँ, तो ये राय चौधरी मानते हैं कि हो सकता है कि जो मॉडर्न पीरियड का डिक्लाइन है, पतन है, वो शांति की नीति की वजह से भी हुआ हो। आर्थिक कारण डीडी संकालिया कहते हैं कि आर्थिक कारण है, अंत में पैसा समाप्त होने की वजह से ये धीरे-धीरे डिक्लाइन कर गया। वहीं रोमिला थापर बड़ी हिस्टोरियंस है, कहती हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है, ये डिक्लाइन कर गया, तो इनका ये सारा सब कुछ डिक्लाइन कर गया। वहीं एक दूसरे आर एस शर्मा बोलते हैं कि भौतिक और सांस्कृतिक मगध के बाहर इसका प्रसार नहीं हो पाया, और इस वजह से ये धीरे-धीरे डिक्लाइन कर गया। तो ये तो आपने मॉडर्न पीरियड को डिटेल से देखा। अब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड अर्थात मौर्योत्तर काल, जिसका टाइम पीरियड 200 बीसी से 300 एडी, अर्थात एडी दिस मींस अन्नो डोमिनी, आफ्टर ऑल ईसा के जन्म के बाद का टाइम है ना। 500 सालों तक देखोगे कि जो मॉडर्न पीरियड है करीब 500 सालों तक इसका टाइम पीरियड होगा। इसके हम स्रोतों के बारे में जानेंगे, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। देखो, हिस्ट्री को पढ़ना है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट को ना उसके सारे डायमेंशंस खोल के पढ़ो, तो आप देख पाओगे कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं कोशिश करते हैं कि सारे डायमेंशन। यूपीएससी की एक यही तो पॉलिसी है, वो उसका कोई क्वेश्चन होता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, कोशिश करता है समाज को भी जोड़े, राजनीति को जोड़े, अर्थव्यवस्था को जोड़े, कला को जोड़े, धर्म को भी जोड़े, और फिर बाद में एक फाइनलाइज क्वेश्चन तैयार करता है। तो इसी वजह से हमने ये अप्रोच डेवलप किया है कि हम जो पढ़ेंगे तो कोई भी टॉपिक हो तो उसका आर्थिक पहलू भी देखेंगे, उसका राजनीतिक पहलू देखेंगे, साथ ही साथ समाज और कला और धार्मिक पहलू पर भी हम नजर डालेंगे। ठीक है। तो मौर्योत्तर काल, तो पहले मौर्योत्तर कालों में अगर हम बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल पे चलो आगे देखते हैं। पहले जैसे कि उत्तर मौर्यकालीन इतिहास के कुछ सोर्सेस हैं, कुछ जानकारी। तो पहले ये तो गैर धार्मिक स्रोत, तो गैर धार्मिक स्रोतों में कुछ क्या आएंगे, ग्रंथ वगैरह, जैसे कि पतंजलि का महाभाष्य,
ये अष्टाध्यायी पर कमेंट्री है। ये जो पतंजलि का महाभाष्य है, ये अष्टाध्यायी पर कमेंट्री है। ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के गुरु हुआ करते थे। वही पुष्यमित्र शुंग, जो ध्यान रखिए, जो बृहदत्त की हत्या कर देते हैं। तो पुष्यमित्र जो शुंग के ये गुरु होते थे, शुंगों के लिए उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। कौन? पतंजलि। शुंगों के लिए, क्योंकि इनके गुरु होते थे, तो 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। पतंजलि का महाभाष्य एक संस्कृत व्याकरण है, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर ये टीका है, टिप्पणी है, अर्थात कमेंट्री है। ठीक है। अब एक ये कमेंट्री है। इस पुस्तक में भारत पर यवन आक्रमण की चर्चा मिलती है। यवनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया है। वहीं दूसरा जो है गार्गी संहिता, यह भी संस्कृत साहित्य है और इसमें भी भारत में यवन आक्रमण की भी चर्चा मिलती है। साथ ही साथ देखोगे जैसे गाथा सप्तशती, यह प्राकृत रचना है, जो कि सातवाहन शासक हाल द्वारा लिखा गया और यह प्रेम परक रचना है। राधा कृष्ण की प्रथम चर्चा इसी पुस्तक में मिलती है। यहाँ तक देखा आपने चीजों को। अब धार्मिक साहित्य और स्रोत, तो ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य के साथ साथ बौद्ध साहित्य। चलो, ब्राह्मण साहित्य में हम देखेंगे ये धार्मिक स्रोत हैं। अभी हमने गैर धार्मिक स्रोतों देखा, तो धार्मिक स्रोत में जैसे कि ब्राह्मण साहित्य में मनुस्मृति, पुराण और याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई। बौद्ध साहित्य में जैसे कि अश्वमेध की कुछ रचनाएं हो गई, जैसे बुद्ध चरित, सौंदर्य, सारिपुत्र। तो ये तीनों पुस्तक, ये तीनों नाटक है, ध्यान रखिएगा। और जो कि भाषा, जैसे कि स्वप्न वासव दत्ता, तो ये सारी चीजों, ये जो सोर्सेस है, इसके साहित्य को इतिहास को जानने के लिए इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, सारिपुत्र बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे और इन्होंने बुद्ध और सारिपुत्र के बीच बातों को जो नाटक के रूप में लिखा, यही है सारिपुत्र प्रकरण। और सौंदरानंद भी नाटक है। इस नाटक में बुद्ध के भाई के बारे में वर्णन किया गया है। सौंदरानंद में बुद्ध के भाई के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ विदेशी साहित्य हैं जो इस टाइम पीरियड की जो स्थिति है उसको बयां करते हैं। प्लिनी प्राकृतिक इतिहास और टालेमी स्ट्राबो विश्व भूगोल, वहीं एरियन इंडिका, जस्टिन ब्यूरन और प्लूटार्क लाइव्स, ये सारे विदेशी साहित्य हैं जिससे आप इन सारी चीजों को फाइंड आउट कर पाओगे। यानी पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियंस लेखक अज्ञात है। यह भारत के आर्थिक इतिहास पर काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है, काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। इसके साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों में जैसे उत्खनन में तक्षशिला, मथुरा और जो उरैयूर और अजुकामेडू में जो भी उत्खनन के बाद कुछ चीजों फाइंड हुई हैं, तो इनकी फाइंडिंग से वहीं आप देखोगे कि जैसे सोने की बात करें, सॉरी सिक्कों की, तो सोना जो कि पहली बार इसी टाइम प्रचलन में आएगा। फिर चांदी, तांबा और सीसा और प्रोटीन, जो कि पहली बार सीसा और प्रोटीन प्रचलन में आएगा। वहीं अभिलेखों से भी जानकारी, तो जैसे कि विदिशा का लेख, हेलियोडोरस और रुद्र दामन का गिरनार का अभिलेख, जो पहला संस्कृत में अभिलेख होगा। वहीं मृत भांड की बात करें तो विदेशी मृत भांड जैसे कि रोल्टेड पेयर और पूजा की थाली जैसे घुमावदार, ये सारी चीजें। वहीं से रैमफोर्ड फेयर जैसे कि दोहत्था मृत भांड भी प्राप्त होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें अमृत भांड के नजरिए से, अगर मृत भांडों के नजरिए से इतिहास को पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हड़प्पा पीरियड होता है, हड़प्पा काल, इसमें से जो मृत भांड होते हैं वो काला और लाल मृत भांड होते हैं। ठीक है। जो ये वैदिक वाले, ये जो ऋग वैदिक काल में, तो ये गेरुआ रंगी और मृत भांड, देखो ये काला और ये क्या हो गया, ज्यादा लगता बढ़ गया, काला और लाल। यहाँ से सुनिएगा, देखो ये हो सकता है कि ऊपर से ये व्यक्ति क्या करते रहे हो, कोई मिट्टी का बर्तन बनाया और ऊपर से उसमें ब्लैक कर दिया और नीचे से वो रेड कर दिया, ये काला लाल मृदभांड होता था ओवरऑल। ठीक है ना। और जो वैदिक पीरियड में जो मृदभांड का कलर होता था वो गेरुआ रंगी मृदभांड हुआ करता था, गेरुआ रंगी। उत्तर वैदिक काल में ये चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है। बुद्धा पीरियड में उत्तरी काली चमकीली मृदभांड होती है और मौर्यन पीरियड में नॉर्दर्न ब्लैक, ये पॉलिश्ड बेयर। ठीक है। यानी एनबीपीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू 600 बीसी से 100 बीसी तक इसका टाइम पीरियड, मतलब ये तब तक दिखता है। मध्योत्तर काल में विदेशी और देसी की बात करें तो देसी में लाल मृदभांड और यही आगे तक जारी रहेंगे गुप्तोत्तर में। इसके बाद पूरे प्राचीन भारत में यही देखने को मिलेंगे।
तो मौर्योत्तर काल की अब राजनीतिक स्थिति परिदृश्य देखते हैं। भारत में विदेशी आक्रमण, देखो मौर्योत्तर काल में मौर्यों को कमजोर पाकर कई विदेशी धीरे धीरे भारत की ओर अप्रोच करेंगे, भारत की ओर कूच करने की कोशिश करेंगे, भारत की ओर रुख करेंगे, भारत में राज्य स्थापित करेंगे। और भारत में विदेशियों का क्रम कुछ ऐसे रहेगा, पहले इंडो ग्रीक होंगे, इंडो ग्रीक, फिर शक आएंगे, फिर पहलव आएंगे, फिर कुषाण आएंगे। ये सभी व्यक्ति ध्यान रखा जाए, ये सभी विदेशी हैं, मौर्यों को इन्हें कमजोर पा गए हैं, तो अब ये भारत में कूच कर रहे हैं, भारत की ओर अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा कि हम इंडो ग्रीक से पहले बात करें। इंडो ग्रीक यही जो विदेशी हैं, देखो ये मौर्योत्तर काल में भारत में मतलब बहुसंख्यक में, काफी संख्या में हिंद यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिससे लगभग 30 शासकों की जानकारी मिलती है। इसमें कुछ जैसे कि यूथिडेमस प्रमुख शासक और ये संस्थापक होते हैं, डेमेट्रियस और मेनांडर, ये इंडो ग्रीक क्या होते हैं, शासक होते हैं। डेमेट्रियस की बात करें तो हिंद यूनानियों में काफी महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं, जिसकी राजधानी सियालकोट आज साकल पंजाब पे पड़ती है। और ये पहला हिंद यूनानी शासक था जिसने सिंधु पार करते हुए चित्तौड़ पर हमला कर देगा और फिर भारतीय राजाओं के सम्मान और उपाधि ग्रहण करते हुए ये पश्चिमोत्तर तक ये अपने को फैलाएगा और वहां पे नगरीकरण को बढ़ावा देगा। फिर इसके बाद आएंगे मिनांडर, ये संस्कृत साहित्य के मिलिंद यही हैं। इन्हीं को समर्पित करते हुए बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मिलिंद पन्हो लिखी है। क्या है? मिलिंद पन्हो की रचना करी गई है। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और इनके सिक्के जो हैं काबुल से लेकर के मथुरा बुंदेलखंड के हर एक क्षेत्र में सिक्के पाए जाते हैं। हिंद यूनानियों का भारतीय संस्कृति पे कुछ प्रभाव देखते हैं। जैसे देखो ये हिंद यूनानी शासक होते हैं, अर्थात इंडो ग्रीक शासक हैं। ये पहले शासक थे जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाएंगे। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यही चलाएंगे। इन सिक्कों पर सर्वप्रथम तिथि अंकित कराई जाएगी और राजाओं और जो राजा है उनकी छवियों को सिक्कों पे उत्कीर्ण करवाया जाएगा। सर्वप्रथम शीशे के जो सिक्के हैं चलाए, जबकि शीशे के सिक्कों को भारी मात्रा में सातवाहन चलाएंगे, लेकिन यही शीशे के भी सिक्के को चलाएंगे। वहीं हिंद यूनानियों के सिक्कों की बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, सीसा एक्सेट्रा सभी प्रकार के सिक्के चलाए जाएंगे। वहीं हिंद यूनानियों के आने से जो यूनानी ज्योतिष का प्रभाव देखने को मिलेगा और भारत में ज्योतिष का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसमें 5 खंडों में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 2 रोमक सिद्धांत जो कि पोलिस यूनान की ही, रोमक और पोलिस जो कि 2 सिद्धांत यानी 5 सिद्धांतों में जो ज्योतिष के 5 सिद्धांत होते हैं उसमें से रोमक और ये पोलिस 2 यूनान की ही देन होती है। बाकी के 3 जैसे सूर्य, वशिष्ठ और पितामह ये हमारे होते हैं। इसके साथ साथ बात करें, यूनानियों ने भारत में पर्दा को भी प्रस्तुत किया। इन्होंने पर्दा को भी प्रस्तुत किया और जिसे यवनिका कहा गया, इसी को बाद में यवनिका कहा गया। यूनानियों ने कई स्थानों पर प्रशासन में सैनिक गवर्नरों की नियुक्ति की भी परिपाटी चलाई। यूनानियों के आने के बाद यूनानी कला जो हेलेनिस्टिक्स है, इसका प्रभाव भारतीय कलाओं पे देखने को मिलेगा और खासकर गंधार की कला पर प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गंधार में जो भी बुद्ध की मूर्ति बनाई जाएगी उन पे प्रभाव आप देखोगे कि एकदम उभर कर आएगा और जो यूनानी जो देवता होंगे उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद यूनानी इंडो ग्रीक्स को देख लिया। अब शक आते हैं, ये भी विदेशी हैं। शक मध्य एशिया के घुमंतु कबीले होते हैं। ये जो मध्य एशिया के घुमंतु कबीले थे, मौर्योत्तर पीरियड में इन्होंने भारत की तरफ रुख करते हैं। इन्होंने हिंद यूनानी को मतलब सत्ता से क्या कर देंगे, बेदखल कर देंगे, हटा देंगे और भारत में राज्य स्थापित करेंगे। भारत के कई अलग अलग हिस्सों पे अधिकार कर लेंगे और ये राज्य स्थापित करके भारत में शकों की कई शाखाएं क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। जैसे कि पश्चिमोत्तर में शाखा होगी, एक उत्तरी पश्चिमोत्तर शाखा होगी, एक उत्तरी शाखा, दक्षिणी शाखा और पश्चिमी शाखा होगी। इस जो राजशिला होगा और संस्थापक इसके इसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला होगी और संस्थापक इसके माउस होंगे। वहीं इसकी राजधानी मथुरा होगी, संस्थापक खोड़स होंगे। यहाँ राजधानी नासिक होगी, संस्थापक सिमुख होंगे। वहीं इसकी राजधानी उज्जैनी और संस्थापक चेस्टन होंगे। आप इसमें से देख पाओगे
अब हम शकों के प्रभाव देखो, शक एक्चुअल में कबीलाई संस्कृति के लोग थे। तो सांस्कृतिक रूप से एज अ कल्चरल ये धीरे धीरे इनका कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, मतलब ये भारतीयकरण होने लगता है। और शक तीव्रता से युद्ध करते हैं। ये कबीले होते हैं, थोड़ी सी मध्य एशिया से भी आते हैं, तो पहले से ये सारी चीजों को देख के आते हैं। कबील देखो, जो कबीलाई समाज होता है, इसमें से जब आपको कोई टीचर इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे कि इनमें छद्म युद्ध और युद्ध करने की जो क्षमता है वो ज्यादा अधिक होती है कबीलों में, कबीलाई रूप में जो रहते हैं। तो इसमें जो भारतीय घुड़सवारी की क्षमता में धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगी। शकों ने भारत में भारी मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए। इनने भारी मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों की कई शाखाओं में पश्चिमी और दक्षिणी शाखा काफी महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक मानी जाती हैं। पश्चिमी शाखा का एक महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन होंगे, वहीं जो कि गिरनार पहाड़ी पर इनका लेख जारी किया जाएगा। और संस्कृत का पहला लेख, इस लेख से पता चलेगा कि उसने पश्चिमी क्षेत्र में आने वाली सुदर्शन झील को भी बिना जनता से पैसा लिए, इनने बिना जनता से पैसा लिए या कोई सहयोग लिए क्या करवाएंगे, खुद के द्वारा इसका पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार करवाएंगे। कौन सी झील का? सुदर्शन झील का। कौन से शासक? रुद्रदामन। ठीक है, तो यहां तक आपने चीजों को देखा। अब आप देखोगे सुदर्शन झील से संबंधित 4 जुड़े शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक, रुद्रदामन, स्कंदरगुप्त, ये सारे लोग जिससे जुड़े हुए हैं। अब पहलव, इनको पार्थियन भी कहते हैं। पहलव ईरान की तरफ से भारत में आते हैं, इस वजह से इनको पार्सियन भी कहा जाता है, क्योंकि ईरान को पर्सिया कहा जाता था। ये हमला करने वाले लोग थे। पहलवों में सबसे महत्वपूर्ण शासक गोंडोफर्निस, जो कि आप देखोगे ये 45 एडी यानी 19 एडी से 45 एडी का टाइम होता है, और इसी के समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आ जाएंगे। और भारत में इनका तहे दिल से स्वागत करेगा भारत सेंट थॉमस जी का, और फिर धीरे धीरे ईसाई धर्म यहीं से क्या होने लगेगा, स्टार्ट होने लगेगा। चलो कुषाणों के बारे में, ये क्यों रह जाए कुषाण। देखो, कुषाण मंगोलिया के इलाके से रहने वाले थे, और ये इलाके में यूची नामक एक कबीलाई समूह था। अब ये भी क्या है, एक कबीले में रहते हैं, एक कबीलाई समूह हुआ करता था। इसकी 5 शाखाएं होती हैं। कुषाण भी कई शाखाओं में, ब्रांचेस में बटे होते हैं। कुषाण इन्हीं में से एक थे, जैसे कि चीनियों पर बराबर हमला करते रहते थे, लेकिन चीनियों ने इनसे डर करके एक चीन की दीवार खड़ी कर दी थी, तो अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा था। तो ये फिर अब भारत की ओर, यानी हुआंगटी, जो चीन की दीवार को सी हुआंगटी कहा गया है, तब उसमें ये चीन पे हमला नहीं कर पाते हैं और वहां से सामान वामान नहीं छीन के ले पाते थे, तो ये भारत की तरफ रुख करने लगेंगे, इनका मूड भारत की तरफ हो जाएगा। भारत में इनकी 2 शाखाएं पॉपुलर होंगी, जैसे कि जो कैटफिशस शाखा और कनिष्क शाखा। कैटफिशस शाखा में कुजुल कैटफिशस इसमें और बिम कैटफिशस इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं कनिष्क शाखा में देखोगे, कनिष्क जो कि बौद्ध धर्म को फॉलो करेंगे, हुविस्क आएंगे, ये शैविज्म को फॉलो करेंगे, और वशिष्ठ आएंगे, भागवत धर्म को फॉलो करेंगे। वासुदेव आएंगे, ये अगेन भागवत धर्म को फॉलो करेंगे। तो कैटफिशस शाखा की बात करें तो कुजुल कैटफिशस इसके संस्थापक होते हैं, और भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में इन्हें अपनी शासन सत्ता को धीरे धीरे स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और भारत में तांबे के सिक्के, 2 प्रकार के तांबे के सिक्के चलाएंगे। इस शाखा का जो अगला इंपॉर्टेंट शासक बिम कैटफिशस होंगे, और कुषाण शासकों में यह प्रथम शासक था जिसने भारत में सबसे पहले नहीं, मतलब इनमें, इस शाखा में, कुषाणों में ये सोने के सिक्के चलाएंगे। ठीक है। कनिष्क शाखा, भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कनिष्क शाखा काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट राजा कनिष्क, हुविस्क, वशिष्ठ और वासुदेव, यानी कनिष्क, हुविस्क और वशिष्ठ और वासुदेव, ये इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, शासक होते हैं। इसके साथ साथ कनिष्क और उसके योगदान को आगे देखते हैं, एक एक शासक को देख लेते हैं, ये क्यों छूट जाए। तो अगर हम एक एक शासकों की बात करते हैं तो कनिष्क सभी कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। उनका राज्य आक्सास नदी से लेकर के गंगा घाटी तक फैला, बनारस तक फैला होता है, जिसमें से वर्तमान रूस का एक भाग भी, इसमें से अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी भारत के हिस्से पे आता है।
उसको दो राजधानियां, एक फिरोजपुर जो कि पेशावर होती है, दूसरा मथुरा, ये दो राजधानियां बनाते हैं। और इतिहास में कनिष्क के कई कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे कि इनके कुछ कार्य हैं, देखोगे कनिष्क ने 78 एडी का एक शक सम्मत चलाया। 78 एडी का एक शक सम्मत जारी किया, जिसको वर्तमान में भी भारत सरकार एक काल गणना की विधि के लिए इस्तेमाल करती है। तो शक सम्मत चैत्र माह, जो कि चैत्र माह है, आपने सुना होगा हिंदी में जो माह है चैत्र से ही स्टार्ट होता है, तो शक सम्मत चैत्र माह से ही शुरू होता है। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से इसकी तुलना में 1 चैत्र यानी 22 मार्च को ऑलमोस्ट माना जाता है। ठीक है, हिंदी में देखोगे चैत्र माह, जो कि हिंदी में मुझे ये याद नहीं है, लेकिन ये जो महीना है ये चैत्र, जैसे कि इंग्लिश में जनवरी वैसी चैत्र है। ठीक है, अब कनिष्क ने अपने दरबार में कई महत्वपूर्ण विद्वानों को संरक्षण देंगे, जिसमें से अश्वघोष हो जाएंगे, वसुमित्र हो जाएंगे, पार्श्व होंगे, नागार्जुन होंगे और चरक होंगे चरक संहिता देखेंगे, ये उस समय के बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य होते हैं। कनिष्क ने मथुरा में देवकुलों यानी मृत राजाओं की प्रतिमाएं बनाएंगे। इन्हें देवकुल कनिष्क कहेंगे, जो राजा मर चुके हैं, इनकी प्रतिमाएं, मूर्तियां बनवाएंगे, इनकी स्थापना करवाएंगे। इनने गांधार और मथुरा कला की भी क्या कर दी, इनने गांधार और मथुरा कला को संरक्षण दिया। इसके साथ साथ मथुरा से कनिष्क एक सिर विहीन मूर्ति भी कनिष्क की प्राप्त करी जाएगी। इसमें से उसे भारी भरकम लंबा कोट पहने हुए दिखाया जाएगा और एक हाथ में तलवार लिए हुए भारी भरकम जूता, मोटी मोटी जूता पहने हुए दिखाया जाएगा। भारतीय राजाओं में से इस रूप में ये पहली प्रतिमा मिलती है कि एक तरीके से राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जो कनिष्क है वो दिख रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राजाओं में प्रथम प्रस्तर जो प्रतिमा है, पत्थर की प्रतिमा, हाल ही में अशोक की ही प्राप्त हुई है, जो कि कर्नाटक के देवनहल्ली से मिली है। कर्नाटक के देवनहल्ली से एक स्थान है। वहीं कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और वह पहले शासक होते हैं जिसके सिक्के पर बुद्ध का अंकन मिलता है। उनके समय मतलब उनके टाइम पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया जाएगा और इसी टाइम में उन्हें महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान करते हुए कनिष्क, क्योंकि ये शाखा जो बौद्धिज्म है दो भागों में, हीनयान और महायानियों में बट जाएगा और महायानियों को ये राजाश्रय देंगे, उसको आश्रय देंगे। कनिष्क अन्य धर्मों के प्रति भी उदार होंगे और उसने संस्कृत भाषा को भी राजकीय संरक्षण दे देंगे। इसके समकालीन भारतीय शासकों में उसने सबसे बड़े हिस्से पे राज करेंगे और उन्हें चीन पर भी हमला कर देते हैं। तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा। वही प्राचीन भारत में सोने के सिक्कों में शुद्धता के पैमाने पर कुषाणों के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध हैं। प्राचीन भारत में सोने के सिक्के में शुद्धता के पैमाने पे अगर बात करें तो कुषाणों के सिक्के सर्वाधिक सादा शुद्ध माने जाते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि 24 कैरेट का सोना तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा शुद्ध यही है। देखो सोने के सिक्कों को गुप्तों ने भी जारी किया। कुषाणों ने भवनों निर्माण में नई तकनीकी का प्रचलन किया, क्योंकि ये लाल टाइल्स और जुड़ाई कार्य हेतु के लिए सुर्खी, जैसे कि आज भी देखोगे पुराने जो महल है सुर्खी और चूने का प्रयोग करते थे। ठीक है, कुषाणों ने जो सेना होती थी आर्मी, मतलब तो उसमें से घुड़सवारी को ये काफी तेज और दक्ष बनाते हैं। इसमें से भारतीय सैन्य सेना प्रणाली पर एक बेहतर आप देखोगे कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और प्रभाव देखने को मिलेगा। कई सारी फैशन वाली वस्तुएं जैसे पगड़ी हो गया, कुर्ती हो गया, चूड़ीदार पजामा हो गया, आज भी पॉपुलर है, लंबा कोट हो गया, ये सब कुषाणों की ही देन है भारत में। ठीक है, तो कुछ ये लग्जरियस फैशन वाली चीजें हैं। ठीक है, अब मौर्योत्तर कालीन देशी राज्य, थोड़ा सा मौर्योत्तर कालीन देशी राज्य के बारे में देखो कि देशी राज्य कैसे। देखो मौर्योत्तर, अब हमने विदेशियों को देख लिया, तो मौर्यों की विरासत पर मौर्योत्तर काल में कई सारे देशी राज्य उठ खड़े होते हैं। इनमें से शुंग और कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश और संगम वंश। जैसे ये जो होगा शुंग और कण्व, ये पाटलिपुत्रा, सातवाहन प्रतिष्ठान, चेदी वंश कलिंग के क्षेत्र में और संगम वंश चेर, पांड्य और चोल। हम देखेंगे सबसे पहले ये अगर बात करते हैं तो जैसे सभी में बात करेंगे सातवाहनों के भी बारे में, शुंगों के बारे में, कर्ण के बारे में। तो चलो पहले शुंग, तो देखो शुंग वंश में तो पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, ठीक है, ये सारी चीजें। और कर्ण मित्र में अशोक के अभिलेख में चेर शब्द ना होकर के सारी पुत्र है। ठीक है, और वासुदेव मित्र और भूमि मित्र और सुशर्मा,
इसके साथ-साथ आप सातवाहनों में तो सिमुक इम्पोर्टेंट सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी। वहीं चोल, पांड्यचेल और ये जो चेरों का क्षेत्र होगा, संगम जो संगम राज्य होंगे, और ये हो गया चोल और ये पांड्य हो गया। वहीं सातवाहनों में इसके संस्थापक मैंने बताया सिमुक ही माने जाते हैं, और जो चेदी तो ये आप इसे तो इसको डिटेल में जो इस समय के पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो देसी राजा हैं, उन देसी राजाओं के बारे में थोड़ा-सा हम देखते हैं। देखो, इसमें से भूमि अनुदान का जो प्रारंभ है गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहनों ने ही करते हैं, और इसमें से हम चलो अब आपको अच्छा इसमें से देसी राजाओं को डिटेल से पढ़ेंगे, परेशान होने की बात नहीं है सभी को। ये सुंकर्ण, सातवाहन, चेदी, संगम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, है ना? आगे थोड़ा-सा हम बढ़ते हैं। देखो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है, मौर्यकालीन काल में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अपने चरमोत्कर्ष पे माना जाता है। यह भारत के लिए एक चरम वाणिज्यवाद का समय माना जाता है। इस समय गांव से लेकर के शहर तक उत्पादन के तमाम केंद्र विकसित हो चुके थे, और इसमें से बहुत जैसे धातु की बनी वस्तुएं, हाथी दांत, ये सारी लग्जरियस चीजें, बहुमूल्य रत्न और रोजमर्रा की कुछ लग्जरियस विलासी चीजें जैसे सूती, रेशमी और वस्त्र, ये सभी हो गए। इनकी जो गुणवत्ता भी बहुत अधिक होती थी, इस टाइम उत्पादन किया जाता था, जिनकी दुनिया भर में मांग थी, और ये नगरीकरण को खासकर द्वितीय नगरीकरण अपनी पराकाष्ठा पे अपने चरम पर देखने को मिलता है। इस समय जब देखोगे कि इनका जो व्यापार है, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, तो कहीं न कहीं श्रेणियाँ, व्यापार की श्रेणियाँ, व्यापार में ही स्ट्रैटिफिकेशन होने लगेगा, और बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए श्रेणियों का निर्माण किया जाएगा। वहीं राज्य द्वारा इन्हें इसी समय सहूलियत प्राप्त थी, और स्वायत्तता मिलने के कारण उन्होंने उत्पादन और व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसके साथ-साथ आप देखोगे कि छोटे से लेकर के बड़े तक तमाम सिक्के प्राप्त होते हैं। इसमें से कई अर्थव्यवस्था की बेहतर यानी मोनेटाइजेशन की भी जानकारी देते हैं, और इसी प्रकार वित्तीय ऋण बाजार भी अच्छे से कर रहा होता है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था काफी बेहतर और अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ भारत और रोम व्यापार की बात करें, भारत और रोम व्यापार, इस काल में भारत का रोम के साथ व्यापार ऊंचाई पर था। भारत की बनी विलासिता की वस्तुओं की रोम में बहुत भारी मात्रा में रोम के साथ व्यापार में भारत काफी लाभ की स्थिति में था, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना? उस भारत के पक्ष में हुआ करता था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भारत दूसरे देश को भेजता था, और भारत दूसरे देश से कम चीज़ें लेता था। मतलब हम निर्यात ज़्यादा करते थे, आयात कम करते थे। इस वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन, वो भारत के पक्ष में होता था, ना कि किसी और के पक्ष में। यहाँ तक कि इस समय आप ये कह सकते हो कि रोम के भारत से व्यापार बंद करने की मांग उठने लगी थी, और इस समय जो प्लिनी कहते हैं कि जैसे कि भारत से व्यापार करके रोम अपने खजाने को लुटा रहा है, और उसे 55 करोड़ सेस्टर्स प्रत्येक वर्ष का घाटा हो रहा है, ये प्लिनी कहते हैं। तो हमारा व्यापार इस समय चरम पर था। अब आयात निर्यात की कुछ वस्तुएं, यानी निर्यात की वस्तुएं, अब हमारे पास क्या था? हाथी दांत, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, बहुमूल्य मतलब जैसे कि पत्थर, है ना? हीरा मोती हो गया, मसाले, इसकी तो हमेशा से मांग रही, काली मिर्च और यवन, इसको काली मिर्च को यवंती, और तोता, हमारे यहाँ से तोता, ठीक है ना? और कछुए की खोपड़ी, ये सारी चीजें हम निर्यात करते थे। और आयात में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, भूमध्य सागरीय मृदभांड और रोमन बालाएं भी हम लेके आते थे। ठीक है? मौर्यकालीन भारतीय बंदरगाहों में अगर बात करें, तो भारत के दोनों तटों पर इस समय कई सारे बंदरगाह मिलते हैं, जैसे कि विदेशी व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे कि भड़ौच, आपको यूपीएससी 2 बार और स्टेट सिविल सर्विस बिहार पीसीएस यानी 6-7 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। तो भड़ौच एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, वो गुजरात के क्षेत्र में सोपारा और इधर ताम्रलिप्ति पड़ता था। इसपे आप देखोगे कि वर्तमान केरल में कन्नौर, मुजिस और टिंडिस, और ये सारे क्या थे? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, अरिकामेडु और कावेरीपट्टनम, ये सारी चीजें। अब मुजरिस में उत्खनन से रोमन बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से रोमन देवता अगस्टस का मंदिर और कांच की वस्तुएं, मृदभांड भी प्राप्त होते हैं। साहित्य में भी चर्चा मिलती है कि यहाँ रोमन लोगों के जहाज आकर लंगर डालते थे,
और वह यहाँ पे रुकते थे, यहाँ से व्यापार करते थे। वहीं कोरकई यहाँ पांड्यों का महत्वपूर्ण बंदरगाह होता था। ये मोती उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ से मोती क्या है, मोतियों का यानी उत्पादन किया जाता था। इसके साथ-साथ अरिकामेडू, जो कि मैंने अभी आपको मैप में बताया था, यहाँ से भी रोमन बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। रोम के सिक्के, कांच की बनी वस्तुएं, मृदभांड, वस्त्र की रंगाई का हौज, हौज मतलब एक जैसे कंटेनर है जहाँ पे वस्त्र रंगा जाता था, ये सारी चीज मिलती हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में देखें तो स्तूपाज के बारे में देखेंगे, चैत्य और विहार के बारे में, मूर्ति कला और चित्रकला। तो जैसे कि आप इसमें से देख रहे हो, तो इस समय जो सांची और बरहुत का ये जो स्तूप है, और इन सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करते हैं। स्तूपाज में देखो, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है धूप अथवा धुहा, धूप अथवा थूहा, मतलब एक ये समझ लो कि किसी भी चीज को मिट्टी का एक वो बना गया है, चबूतरा बना दिया गया है, ढेर है। स्तूप बुद्ध के किसी भी जो कोई भी वस्तु है या किसी भी मान लो पवित्र वस्तु के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। यह समाधि स्थल का परिचायक होता है। जो स्तूप होता है, ये किसी न किसी बौद्धिज्म से समाधि स्थल का परिचायक माना जाता है। वही स्तूप कई अंग प्रत्यंग में भी बनाया गया है। इसका जो मूल अंग, मतलब मूल अंग जैसे उल्टा कटोरा, देख लो कैसे उल्टा कटोरा आप देख पा रहे हो, तो ये कैसे बनाया गया है, जैसे कि इसका जो मूल अंग है वो उल्टा कटोरा यानी अर्ध गोलाकार स्वरूप में लिए होता है, जिसको अंड कहते हैं। इसी को, ये जो स्वरूप है ना, इसी को अंड कहा जाता है, ठीक है, को अंड कहा जाता है। और अंड के बीच में ऊपरी सिरे पर हर्मिका, आप ये देख रहे हो, इसी के बीच में ये जो ऊपरी सिरे पर ये क्या है, हर्मिका है। और सर्वोच्च भाग पे ये जो ऐसे बनी हुई है, जैसे आज मंदिरों में देखोगे, इसी को छत्रबालिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक। अब ये प्रदक्षिणा पथ है, ये घूमने के लिए, और ये वेदिका, ये वेदिका, ये तोरण द्वार, जो कि अभी हम तोरण द्वार बताएंगे। तो स्तूपों के चारों तरफ एक बंद बाड़ा से घेरा जाता था, इसको वेदिका या फिर रेलिंग कहा गया है। और अंड और वेदिका के बीच में घूमने के लिए संकल्पना होती थी, इसी को प्रदक्षिणा पथ भी कहा गया है, इसी को प्रदक्षिणा पथ कहा गया है। और जहां से प्रवेश एंट्री मिलती थी, उसी को प्रवेश द्वार अर्थात तोरण द्वार कहा गया है। अगर मान लो कि हम यही इसी मैप पे देखते हैं, तो देखो ये जो यहाँ पे देखो, अगर ये गेट है ना, तोरण द्वार, ये क्या है, गेट है, इस पे एंट्री करने के लिए। और ये जो वेदिका है, इसी के ऊपर एक बाड़ा टाइप बनाया गया है। बल्कि इस अंड के चारों तरफ घूमने के लिए, जैसे कि प्रदक्षिणा पथ, चक्कर काटने के लिए ये प्रदक्षिणा पथ है। ओके, तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा। अब कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में, तो जैसे सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सांची की पहाड़ी पर कुल 3 स्तूप बने हुए हैं। स्तूप संख्या फर्स्ट, जिसे महास्तूप, यह स्तूप मूल रूप से अशोक के द्वारा बनवाया गया है, और मौर्योत्तर काल में इसके मूल आकार को पहले से 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। इसका जो आच्छादन है, पत्थरों से इसको स्टोन से ढक दिया गया है, और वेदिका तोरण द्वारा इसके अंग भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ स्तूप संख्या सेकंड यानी दूसरी, इसमें से स्तूप संख्या फर्स्ट के बगल में ही एक स्तूप सांची की ही पहाड़ी पर स्थित बनाया गया है। इसमें से धर्म प्रचारकों का ये है, और इसमें से बौद्ध की संगीतियों से जुड़े हुए चीजें हैं। वहीं स्तूप नंबर थर्ड, ये संख्या नंबर थर्ड, यह बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र जो होते थे महाबोधिलैंड, उनका है। और सांची के सभी स्तूपों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरा ध्यान रहे। अब भरहुत का स्तूप, अगर भरहुत की स्तूप की बात करें, सतना मध्य प्रदेश, यह भी मूलतः अशोक द्वारा ही बनवाया गया था, और वर्तमान में यह नष्ट हो गया है। केवल इसका जो पूर्वी तोरण है, जो ईस्ट साइड में है, वेदिका बात मात्र मिली है। इसमें से जैसे कि म्यूजियम में इसको रखा गया है, इसके तोरण द्वार पर लेख खोदा हुआ है, जिससे पता चलता है कि इसका निर्माण शुंगों ने करवाया था, शुंगों की सहायता से हुआ था। अब सांची और भरहुत में क्या डिफरेंसेस हैं, जैसे देखो, भरहुत में वेदिका और तोरण द्वार दोनों पर शिल्प उकेरे गए हैं। भरहुत वाले में जो वेदिका है और जो तोरण द्वार, जब एंट्री का द्वार है, इसमें से दोनों में शिल्प उकेरे गए हैं। लेकिन सांची में वेदिका, और ये पूर्णतः सादे और साधारण है, केवल दोनों तोरण द्वार वेतन मूर्तियों पे सज्जित है।
वही अमरावती का जो स्तूप है गुंटूर आंध्र प्रदेश में, यह कृष्णा नदी घाटी पे स्थित है और इसमें से इक्ष्वाकु और सातवाहन शासकों द्वारा इसको संरक्षण भी प्राप्त में हुआ था। इस स्तूप का जो अंड है वो बरहुत और सांची से अलग है क्योंकि ये संगमरमर से आच्छादित है। ये क्या है? संगमरमर से आच्छादित है। तो साथ ही इस पर चित्रण भी मिलता है, जबकि बरहुत और सांची दोनों अंड पर कोई चित्रण नहीं है, सिंपल और साधारण आकार में है। यहाँ खुले हुए प्रवेश द्वार हैं, यहाँ वैसा कोई प्रवेश द्वार जैसे तोरण टाइप नहीं है, यहाँ खुले हुए प्रवेश द्वार मिलते हैं आया स्तंभों पर। इसी को आया स्तंभ कहते हैं। कृष्णा घाटी में अन्य भी स्तूप पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें से नागर्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश में ही, जगई पेट, भट्टी फोलू और गोली, ये सारी चीजें है ना। अब धर्मराजी का स्तूप देखो, ये तक्षशिला, इसे भी मूलतः अशोक ने ही बनवाया है और बाद में कनिष्क इसका क्या करवाएंगे, कनिष्क का भी योगदान इसमें होगा। ठीक है, इसको मतलब रिपेयर करवाएंगे। फिर होगा धमिक का सारनाथ, अगेन इंपॉर्टेंट, यह गुप्ता कालीन की संरचना है, यह ईंटों से निर्मित स्तूप होगा और इसमें वेदिका और तोरण द्वार नहीं होगा। धमिक स्तूप जो कि बनारस पे है। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? देखो, जो चैत्य है, चैत्य किसी संत की समाधि की पूजा के लिए बनाई गई है। जो चैत्य है, जो कोई बौद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, संत है, तो उसकी समाधि की पूजा के लिए बनाई गई है और ये मानव निर्मित संरचनाएं हैं। चैत्यों के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे कि एक संरचनात्मक चैत्य होता है, ऐसे चैत्य जो खुले स्थान पर बनाए जाते हैं, घास फूस बल्ली के द्वारा और झोपड़ी की आकृति के बने होते हैं और ये कभी कभी ईंटों और पत्थरों में भी बनाए जाते हैं। ऐसे को संरचनात्मक चैत्य कहा जाता है। जबकि दूसरा शैलकृत चैत्य है, इसको किसी न किसी पर्वत पहाड़ी को काटकर इसमें एक आकार दिया जाता है और इसको एक आकार दिया जाता है। शैलकृत चैत्य जैसे कि पर्वत को काटकर, कोई पहाड़ी को काटकर बनाया जाता है। इसका आकार मतलब वृत्ताकार होता है और इसका अंतिम सिरा अर्धगोलाकार होता है, गज पृष्ठाकार होता है और अंतिम सिरे पर स्तूप बना होता है। दोनों किनारों पर स्तंभ जो है पिलर्स होते हैं और बीच में प्रार्थना हाल होता है, जहाँ पे सभा हाल, प्रार्थना करी जाती है। प्रवेश द्वार को कीर्ति मुख कहा जाता है और प्रवेश द्वार पर हवा आने के लिए कहीं न कहीं खिड़की भी बनाई जाती है। जैसे ये नीचे फिगर ये बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है, आप ऐसे देख लो, ये प्रवेश द्वार है और ये प्रार्थना द्वार है। यहाँ पे ये खिड़की बनाई गई है काट काट के पहाड़ी को और ये स्तूप है, लास्ट में ये स्तूप बनाया गया है। ये बिहार है, ये देखो, ये चैत्य है, चैत्य में पूजा होगी और ये बिहार है। ये क्या है? बिहार है। इसमें से पूजा करके संत महाराज यहीं पे रुकेंगे, यहीं पे रुकेंगे। ठीक है, तो ये पूर्वी, ये पश्चिमी कीर्ति मुख है और ये कीर्ति मुख है। एक ये भी मतलब एंट्री करने का गेट है और ये चारों तरफ स्तूप के ये प्रदक्षिणा पथ है चक्कर काटने के लिए। बिहार क्या है? बिहार जो है वो भिक्षु और भिक्षुणियों या संतों के रहने का स्थान है। इसे संघाराम भी कहा जाता है। जैसे कि पूजा करके ये संत महाराज आए तो यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे संघाराम पे, बिहार पे रुक गए। भारत में कुछ चैत्यों की जैसे सूची है, तो इसमें से भाजा, जुन्नार, कार्ले सभी पूना महाराष्ट्र में, कोंडाने कोलाबा जिला महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, पीतलखुरा, अजंता और एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, गुंटूर पल्ली है, ठीक है ना, ये पश्चिमी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में। ये कुछ यहाँ चैत्यों की सूची है। अब मूर्ति कला की बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला के क्षेत्र में काफी विकास देखने को मिलता है। इस कार्य में भारत में मूर्ति कला के कुछ महान केंद्रों की चर्चा होती है, जैसे कि गांधार किला। हम भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसके तहत आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, कई क्षेत्र इसके तहत आते हैं, जैसे कि गांधार में बामियान, सरसढ़ा, स्वात घाटी, पेशावर, तक्षशिला और साय की ढेरी और तख्ते वाही, शहरी, बहलूल, अन्योर, ये सारे क्षेत्र जो है वो गांधार कला शैली के अंतर्गत जो भी मिलेगा तो गांधार कला के अंतर्गत ही ये क्या होगा, बनाया गया होगा। मूर्ति निर्माण की सामग्री में जो से गंधार मूर्तियों को विविध सामग्रियों से बनाया जाएगा। इसमें नीला, धूसर, शिष्ट और चूना पत्थर, गचकारी यानी स्टको को गीला बना करके उसमें यूज किया जाएगा
और इसमें से कई धातुओं का भी प्रयोग मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो गांधार मूर्तियों के कुछ विषय जो जैसे बात करें तो ग्रीक देवी-देवताओं का असर देखने को मिलेगा। जैसे गांधार कला में हेलेना और अपोलो ये 2 महान देवता होते हैं, तो इन देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं और इनका असर देखने को मिलेगा। वहीं स्थानीय देवी-देवताओं में इस कला केंद्र जो इस कला केंद्र से स्थानीय देवी-देवताओं की भी प्रतिमा प्राप्त होगी। जैसे कि इसमें से यक्ष, यक्षिणी और कुबेर, हरिति ये कुछ मुख्य होते हैं। कुबेर को भारी भरकम शरीर के रूप में बताया गया है और हरिति को बच्चों से घिरा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, इसके साथ-साथ जो आम स्त्री और पुरुष की मूर्तियाँ मिलती हैं, गांधार कला के विषय में आम स्त्री-पुरुष भी हैं। जैसे पुरुषों को लंबे-चौड़े और कद-काठी का और स्त्रियों को कोमलतापूर्ण यानी सौंदर्य की एक तरीके से झलक देखने को मिलती है, जिन्हें दिखलाया गया है। मूर्तियाँ विशेष रूप से जो स्त्रियों की हैं, वो मोह लेती हैं, मनोहरी दिखाई गई हैं और स्त्रियों को मदिरा पान करते हुए, गुटखा-अंगूर खाते हुए भी दिखाया गया है। जो स्त्रियाँ हैं इस कला के अंतर्गत जो इनकी मूर्ति उकेरी गई है, तो स्त्रियाँ मदिरा पान करते हुए दिखाया गया है। अंगूर के गुच्छों के साथ-साथ टोकरी लिए हुए भी दिखाया गया है और ये मूर्तियाँ कहीं न कहीं इंद्रिय ग्राहक अर्थात उत्तेजक मूर्तियाँ हैं। इन्हें देख के कोई भी मन मोह जाएगा और ये मनोहरी को प्रतीत होती हैं। वहीं बुद्ध और बोधिसत्व के बारे में तो धार्मिक मूर्तियों में जो गांधार कला की बात करें, तो केवल बौद्ध धर्म के तहत बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। जहाँ बुद्ध मूर्तियाँ पहली बार गांधार कला के तहत ही बनाई जाती हैं। गांधार के बुद्ध की कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे कि गांधार के बुद्ध यूनानी देवता अपोलो जैसे दिखलाए गए हैं, जैसे कि बुद्ध की दाढ़ी, मूंछ और मतलब थोड़ी-से लग्जरियस टाइप दिखाया गया है और इसमें से उनके घुंघराले बाल भी दिखाए गए हैं। वहीं बुद्ध के वस्त्र जो हैं लटकते हुए, सिलवट पड़े हुए दिखाए गए हैं। इसमें से देखोगे बुद्ध मूर्तियों में यहाँ जटिल प्रतीक और आभूषण अधिक दिखाई देते हैं, इसमें से दिखावा ज़्यादा है और बुद्ध का जो प्रभा मंडल ये साधारण बनाया गया है। जो अध्यात्म का क्षेत्र है, यहाँ जो प्रभा मंडल है वो बहुत साधारण है। उस पर कोई अलंकरण नहीं है। बुद्ध की प्रतिमा खड़ी और बैठी दोनों प्रकार की मिलती हैं। चूँकि यहाँ पर जो बुद्ध है मानव मूर्ति से ज़्यादा नज़दीक बनाए गए हैं और इन्हें यथार्थवादी बुद्ध भी कहा जाता है। इन्हें यथार्थवादी बुद्ध भी कहा जाता है। मथुरा कला देख लो, भैया मथुरा कला भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट होगी। तो अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें, तो इस कला का जो विकास है वो आज के मथुरा के आस-पास के क्षेत्रों जैसे कि केशवपुर, जमालपुर, कटरा और कंकाली टीला इन स्थानों से मिलता है। मूर्ति निर्माण की सामग्री यहाँ मूर्ति निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। विषय वस्तु की बात करें तो गांधार की अपेक्षा मथुरा कला में जो ज़्यादा विविधतापूर्ण बनाया गया है क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के तहत मूर्तियाँ बनी हुई थीं। यहाँ पे इन मूर्तियों पे देखोगे लोक मूर्तियों पर ज़्यादा जोर है। ब्राह्मण धर्म की भी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ कई ब्राह्मण देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं जैसे कि दुर्गा की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, कार्तिकेय की मूर्ति, बलराम भैया की मूर्ति और शिव और सूर्य और शिव की भी मूर्ति प्रतिमाएँ मिलती हैं। जैन मुनियों की भी मूर्तियाँ मिलती हैं जैसे कि मथुरा के कंकाली टीला से स्थानों से कई सारी जैन प्रतिमाएँ भी प्राप्त होती हैं। इसमें से जैसे ऋषभदेव हो गए, पार्श्वनाथ हो गए, महावीर स्वामी हो गए, इन सभी की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। अयाग पट्ट पर भी यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कुछ विद्वान अयाग पट्ट पर बनी हुई जैन मूर्तियों में सबसे प्राचीन इन्हें माना जाता है। बौद्ध मूर्तियों की तो मथुरा में बुद्ध और बोधिसत्व दोनों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। प्रतिमा शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विशेषताएँ हैं इनमें से, जैसे कि मथुरा के जो बुद्ध हैं वो भारतीय रंग-ढंग से के साथ दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ आध्यात्मिकता पर जोर देती हैं, ना कि भौतिकता पर। मथुरा में बुद्ध को दाढ़ी मूंछ नहीं है, वो बहुत सिंपल और साधारण है और प्रभा मंडल थोड़ी से क्या बनाया गया है। आप मथुरा की मूर्तियों में देखोगे जो प्रभा मंडल है वो कहीं न कहीं मथुरा की मूर्तियों में बड़ा है और यहाँ पर बुद्ध को लंबे कान और ऊँचे मतलब जटाजूट के साथ दिखाया गया है। यहाँ बुद्ध आराम से शांत बैठे हुए सुंदर काया के साथ दिखलाया गया है। मथुरा की बुद्ध की मूर्तियों में जो वस्त्र साधारण है यहाँ पे वस्त्र के साथ दिखलाया गया लेकिन साधारण है। मथुरा में बुद्ध का जो प्रभा मंडल अलंकृत है बहुत ही बेहतरीन है
वही आध्यात्मिक रूप को समेटे हुए, और यही कारण है कि ये आदर्शवादी बुद्ध कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि एक आदर्श के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने के लिए, जैसे कि सारी चीजें आदर्श वाली चीजें हो सकता है ना फॉलो की जाए, लेकिन एक अलग स्टेटस दिया जाता है ना। अब अमरावती की कला देख लो भैया, अमरावती कला के तहत अमरावती में नागार्जुनी कोंडा, भट्टी प्रोलू, गोली ये स्थान आते हैं। निर्माण सामग्री अमरावती में संगमरमर का प्रयोग किया गया है, खास करके यहाँ की प्रतिमाओं में। विषय वस्तु क्या है, इसमें धार्मिक और गैर धार्मिक यानी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की विषय वस्तु हैं। धार्मिक मूर्तियों की बात करें तो धार्मिक मूर्तियों में अमरावती कला के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं पर जोर दिया गया है और ये प्रतिमाएं मिलती हैं। वहीं धर्मनिरपेक्ष मूर्तियों में धार्मिक मूर्तियों का अपेक्षा और गैर धार्मिक मूर्तियों को प्रमुखता दी गई है। मूर्ति कला में यहाँ राजाओं, राजकुमारों, राजकुमारियां, महलों की मूर्तियां बनाई गई हैं। यहाँ मानव मूर्तियां कला के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। स्त्री पुरुष सुंदर कदकाठी के साथ बनाया गया है और स्त्री मूर्तियां विशेषकर मनोरम ढंग से बनाई गई हैं। यहाँ स्त्रियों की जो मूर्तियां हैं वो काफी देखोगे कि जैसे कि जो स्त्रियों की मूर्तियां काफी मोहक हैं और उनमें लंबी टांगे बनाई गई हैं उन मूर्तियों में, और काफी कोमलता देखने को मिलती है। आप यहाँ देखोगे जो अमरावती कला के अंतर्गत ये भौतिकतावादी दुनिया ज्यादा दिखती है, बदन को एकदम छराहरे बदन के तौर पर स्त्रियों की मूर्तियां यहाँ उकेरी गई हैं। अब चित्रकला के स्तर पे बात करें तो अजंता चित्रकला का परिचय और तिथि की बात करते हैं तो अजंता की पहाड़ियां औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं और यहाँ से कुल 29 गुफाएं प्राप्त होती हैं। इनका निर्माण अलग अलग तौर से अलग अलग कालों में किया जाता है। यहाँ 100 BC से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक चित्र बने होते हैं। वहीं अजंता चित्रों के विषय में अजंता चित्रों की अगर बात करें तो धार्मिक और गैर धार्मिक यानी धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। धार्मिक विषयों में जो अजंता के अंदर केवल बुद्ध और बोधिसत्व से संबंधित चित्रकारियां करी गई हैं, जबकि बुद्ध को हीनयानी परंपरा और विभिन्न प्रतीकों को साथ जैसे हाथी, घोड़ा और बोधि वृक्ष चक्र के साथ यहाँ दिखलाया गया है। बल्कि महायानी परंपरा के तहत यहाँ चित्रांकन भी किया हुआ है। ऐसा नहीं कि महायानी चित्रकला का चित्रांकन नहीं है। धर्मनिरपेक्ष में अगर बात करें तो अजंता के चित्रों में जो गैर धार्मिक विषयों को लेकर के, तो इसमें से जैसे कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी दिखाए गए हैं, प्राकृतिक दृश्य भी दिखाए गए हैं और पुष्प लताएं और अप्सराएं दिखाई गई हैं। मानव आकृतियां हैं जैसे कि योद्धा भी दिखाया गया, राजकुमार दिखाया गया, ऋषि और अप्सराएं सभी दिखाया गया है। रंग में अजंता चित्रों में गेरुआ, लाल रंग, हरा, नीला रंग का प्रयोग किया गया है, सफेद और काले रंग का प्रयोग किया गया है। हालांकि मुख्य जो जोर है यहाँ गेरुआ और लाल रंग पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक अजंता चित्रों की टेक्निक देख लो। अजंता के चित्रों को टेम्पुरा और फ्रेंको विधि के द्वारा बनाया गया है। इसके सर्वप्रथम सतह को पहले खुरदरा बनाया गया और बाद में उसे गीले प्लास्टर से, गोबर या किसी और कलर से उसको कलर के वॉल पे लेप लगा करके उसका सूखने का वेट किया गया है और फिर चित्र उकेरा गया है। वही अजंता चित्रों की कुछ विशेषताओं की बात करें तो अजंता के चित्र चित्रकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि यहाँ भावों को बेहतर प्रदर्शित किया गया है। चित्रकारी में चित्रों में जैसे कि संवेदना पक्ष, सौंदर्य पक्ष आदि को बखूबी बेहतर उकेरा गया है और यही कारण है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ अजंता गुफाओं के चित्रों में अलग अलग कालों में बने हुए हैं। गुफा संख्या 9 और 10 की बात करें तो सबसे प्रारंभिक और मौर्योत्तर कालीन है। वहीं इसी प्रकार गुफा संख्या 16 और 17 इसमें से गुप्त कालीन और अन्य आगे के कालों की दिखाई देती हैं। और इस टाइम के हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो गणित में कुछ विद्वान जैसे जीरो के आविष्कार इसी काल को मानते हैं। वहीं धातु विज्ञान की बात करें तो भारत में इस समय धातु विज्ञान में काफी अच्छी अवस्था में, क्योंकि पेरी प्लस चर्चा करता है कि इस समय कई धातुओं की और काफी मेटल्स की खोज हो चुकी थी। वहीं चिकित्सा विज्ञान में चरक संहिता आपको पता ही है, मेडिसिन से संबंधित, और सुश्रुत संहिता यानी सर्जरी, यहाँ मतलब सर्जरी की बात कही गई है पहली बार। अब जैसे धातु विज्ञान की बात करें तो भारत में बेहतर प्रकार के लोहे के सामान एक सेमी स्टील का आयात निर्यात किया जाता था अफ्रीका से, तो इस वजह से चरक संहिता, तो जैसे कि चरक संहिता में ज्वर, किसी को बुखार है, मिर्गी है, कोई कुष्ठ रोग से या टीबी जैसे रोगों से अगर उसे इलाज से मतलब क्योर दिया गया है। वहीं सुश्रुत संहिता इसमें से 121 प्रकार के टूल्स उपकरणों की चर्चा मिलती है
और इसमें से जैसे कि मोतियाबंद, पथरी, मस्तिष्क की सर्जरी और मतलब काफी सोफिस्टिकेटेड मस्तिष्क की सर्जरी, समझ रहे हो कितनी सोफिस्टिकेटेड, इन सारी चीजों की यहाँ सुश्रुत संहिता में चर्चा है। तो मौर्योत्तर काल में धर्म, तो बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म, ये सभी नई विशेषताएं और बदलाव दिखाई देता है। और इसको हम ना जो बौद्ध धर्म और इसके साथ-साथ जो और सारे धर्मों को है, वो कल के ही लेक्चर में क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम जो इसका धर्म है, यानी आप यहाँ देख लो मौर्योत्तर काल का जो धर्म है, एक कल के लेक्चर में इसी टाइम सेम टाइम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम जल्दी आपको अगली क्लास में।